8th ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक चल रहा है। ऐसे में मैंने आपको कई एक्टर्स, फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट एंड मॉडल से मिलवाया। ऐसे ही फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं हमारे आज के मेहमान शिल्पी बहादुर जी मौजूद है हमारे साथ। मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। किरण पठानिया जी मौजूद है हमारे साथ, ग्रोन इवन कंपनी की ओनर है मैम एंड वेडिंग प्लानर है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यही क्वेश्चन होगा मेरा मैम कि कैसा लग रहा है मावा स्टूडियोज़ में आके आपसे, एंड आप तो मैम फैकल्टी भी हैं मावा स्टूडियो से, तो आपको कैसा लग रहा है ऑफलाइन आके? देखो एक सबसे बड़ी बात तो ये, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रही हूँ, थर्ड टाइम है मेरा। बहुत अच्छा लगता है जब भी आफ्टर में आप यहाँ एंटर करते हो मारवा स्टूडियो में, तो शुरू से लेकर वो, चूँकि यहाँ के जो ओनर हैं मारवा जी, संदीप मारवा जी, उनके जो संस्कार हैं वो यहाँ दिखते हैं, यहाँ के बच्चों में दिखते हैं। यहाँ का रिस्पेक्ट, हॉस्पिटैलिटी, हर फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट यूनिक है। और जब मैं यहाँ आती हूँ, और ये चूँकि मैं मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री से हूँ, तो बिल्कुल जब मुझे इनवाइट आता है तो मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए कि बच्चों ने क्या किया हुआ है। और नए नए ट्रेंड्स पता चलते हैं। रैम्प पे जब हम मॉडल्स को देखते हैं तो हम भी सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया, बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आपको मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने अभी जस्ट बोला कि जैसे मैं भी यहाँ पे दूसरी तीसरी बार है मेरा आना, और जैसे आप अंदर आते तो एक अलग से एक पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि सब बच्चे बहुत ही शालीनता से दे नो ग्रीट यू, बहुत अच्छे से आपको मतलब पूछते हैं आपका नाम वाम, और फिर जहाँ आपको कहीं भी जो भी असिस्टेंस होता है वो करते हैं। तो ये बेसिक जो जैसे इन्होंने कहा संदीप मारवा जी ने का जो एक वैल्यू सिस्टम है जो उन्होंने क्रिएट किया है फॉर हिज यूनिवर्सिटी, फॉर हिज होल दिस बिग प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन, विच इज़ आई थिंक यूनिक, which you do not get. You don't get that commercialization in that. You get very serene and very basic value system जो कि आपको दिखता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ की फैकल्टी भी हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में मैं काफ़ी मतलब बच्चों से इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनसे भी सीखते हो, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप ताउम्र आप सीख सकते हैं, और ताउम्र आप जो है उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल आई मीन प्लेटफॉर्म। आई थिंक यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी और हमारे लिए देखने के लिए, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को देख के हमें बहुत खुशी मिलती है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। क्रिएटिविटी की आपने बात करी मैम, तो क्रिएटिविटी पता है मुझे लगता है कि जैसे मैं आरजे भी था, तो मेरे को लगता है कि मैं कितना ही बोलूँगा, मैं कितना ही लिखूँगा, एक वक्त पर आके मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो जाए या ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये डर है। तो उसके लिए एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो आप जैसे आरजे थे, आपने बताया, मैं भी एंकरिंग करती हूँ। आप हर बार जब कुछ करते हो ना, क्रिएटिविटी क्या होती है, हर इंसान क्रिएटिव नहीं होता है, ये आपको पता होगा। क्रिएटिव अंदर से आती है, और जब एक्सपीरियंस के साथ वो डेवलप होती है। तो जब हम एक जगह जाते हैं, कोई चीज़ मिसिंग हमें लगती है, तो फिर जब अगली बार वो काम करते हैं तो वो चीज़ हमें क्लिक करती है कि नहीं, आई हैव टू इन्वॉल्व दिस थिंग ऑल्सो अपने इस स्पीच में, या हम एंकरिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। या अभी जैसे फैशन शो है, कभी कुछ स्टाइल आता है, फिर लगता है कि एक चीज़ मिसिंग है। यही तो ग्रोथ है, इसी को ग्रोथ कहते हैं कि हर बार कुछ नया लेके आना इस क्रिएटिविटी, और इट इज़ अ ग्रोथ ऑल्सो। क्रिएटिविटी के लिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, क्रिएटिविटी इज़ व्हाट, इट इज़ ऑल एक्सप्रेशन। हमारे मानव जीवन में जो हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं उसको हम आगे उसको प्रोजेक्ट करते हैं, आइदर बाय आर्ट, दैट इज बाय पेंटिंग, और बाय दैट डिजाइनिंग, और मॉडलिंग, और एनीथिंग दैट यू डू। सो ये सारा एक एक्सप्रेशन है। अब आप जैसे आपने कहा कि आप आरजे, जैसे मैम ने भी कहा आरजे थी वो और हैं, और आप भी आरजे में आपका वो है, तो उसमें भी देखिए, उसमें भी आपको काफ़ी चैलेंजेस मिलते हैं। जब तक आपको चैलेंज, नया चीज़, नयापन किसी चीज़ में ना हो, तो वो क्रिएटिविटी नहीं, तो वहाँ पे वहीं पे मर जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी जो है वो फ्रेश रहता है। जहाँ पे पानी को आपने इकट्ठा किया और उसको एकदम उस ढांचे में रखा, तो वो पानी भी मर जाता है, उसमें स्टेल हो जाता है। बेसिकली हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। हर बार चीज़ें तो थोड़ी सी ही होती हैं, मतलब बेसिक सबको आते हैं, लेकिन हम उसको कैसे ब्रांड और रीब्रांड करते हैं, उसको कैसे कलेवर में उसको एक एंटरप्राइज होने की जो कला है उसी को ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी फैशन शो है, पिछली बार भी मैंने देखा होगा, लेकिन इस बार जब देखूंगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें चेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई इन्वॉल्व की गई हैं, तो वो यही होता है क्रिएटिविटी। आपने चेंजेस की बातें करो, और इंडिया में एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। तो
हर एक कदम पर नया ट्रेंड है, हर एक कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है, और इंडिया में खासकर इतना कल्चर है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब ये कोस पे पानी बदले वाली तो बात ही नहीं, अब तो सब कुछ ग्लोबल है। जो विदेशों में हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वो किसी और कंट्री में हो रहा है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है वो बगल वाली सोसाइटी में हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया और इतना कुछ, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, जो गांव में भी बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें भी ट्रेंड्स पता है। हाँ ज़रूर ये थोड़ी मुश्किल होती है कि हम कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वेरियस रीजंस। एक चीज़ मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई थिंक अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें, और जहाँ अभी जो भी हिस्ट्री वाले भी बच्चे हैं या जो आपको थोड़ा बहुत या हम सबको पता है कि इंडिया तो खुद ही ट्रेंड सेटर है। इंडिया जो हमारी कंट्री है खुद ही एक ट्रेंड सेटर, क्योंकि हमारा, अगर आप शिल्पकार से देखें, शिल्पकार की आप कितनी पुराने से पुराने मंदिर देखें, आप साउथ में जाते हैं द्रविडियन कल्चर आप देखते हैं, उसमें आप देखिए कितना बढ़िया उन्होंने स्कल्पचर बनाया जो कि यू कांट इमेजिन। और वही चीज़ अब हम, एक कुतुब मीनार है या कोई भी शासक ने बनाया, हम उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो यानी कि हमें, हमारा इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि हमने हर एक शासकों का हमने उसको अपनाया है और अपना के उसको आगे बढ़ाया। यही जो है हमारी जो है एक, कह लीजिए ये हमारी एक वैल्यू है, यही हमारा एक, कह लीजिए एक पूंजी है और खजाना है हमारे लिए, जो कि जिससे कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और हम इसीलिए वो कभी भी मरता नहीं। चाहे आप ग्लोबली कहीं भी जाइए, आप किसी भी कंट्री में चले जाए, आपको कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दिखेंगी। और अभी क्योंकि ग्लोबल हो गए हैं तो ऑफ कोर्स और भी अच्छा है, क्योंकि देश में भी जैसा माहौल चल रहा है, जैसी हमारी सरकारें हैं, आप हमें जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बूस्ट मिल रहा है, हमें बूस्ट मिल रहा है हमारे शिल्पकारों को, जो हम गांव में, आप सोचो ना, ऑनलाइन आप कोई भी ऐसी चीज मंगा सकते हो जो गांव में, दूर दराज के गांव में बहुत सारी कला है, पहले हम नहीं उसको पा सकते थे, लेकिन अब पा ले रहे हैं। तो बस ये अब जैसे कि कोई देखिए, कोई भी बच्चा अगर किसी टिम्बकटू या कोई किसी भी छोटी कहीं जगह में है और उसका कुछ क्रिएटिव है, तो वो वहाँ से भी अपनी जो है कला को प्रदर्शन कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक, कह लीजिए, प्लेटफॉर्म है और क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं किसी आर्टिस्ट की भी बात करूँ तो क्रिएटिविटी सुन के ना आर्टिस्ट आ जाता है दिमाग में, कि आर्टिस्ट के लिए कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उसके कुछ एथिक्स होते हैं। उन एथिक्स को ध्यान में रखकर अपना काम कैसे करें? देखो, एथिक्स तो वैसे भी किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कोई भी नॉर्मल आदमी भी हो, अगर आपकी लाइफ में एथिक्स और डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये जो फैशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे अगर आप एथिक्स के साथ चलते हो, मुश्किल तो होती है, लेकिन जब आप, हर अगला कदम आपका बहुत मजबूती से पड़ता है अगर आप एथिक्स के साथ चलते हो, फिर आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता है। अगर आपने एथिक्स को पीछे छोड़ दिया तो आप आगे तो जाओगे, लेकिन फिर आप रिबाउंड बैक कर जाओगे। देखिए, एथिक्स बहुत ये इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये जो हमारे देश का कल्चर भी है, और ये अगर हमारे किसी भी आर्टिस्ट या किसी में रहता है कि अगर वो अपने आप को ये ना समझ ले कि मैं बहुत बड़ा हो गया या आज मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि क्रिएटिविटी कभी भी एक जगह जो है सीमित नहीं रह सकती है। उसको बढ़ने के लिए यू नीड, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इमोशंस कैन बी अप एंड डाउन, आप सब तरह के इमोशन को आप एक्सप्रेस करते हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हो, वो चाहे आपका पेंटिंग हो, चाहे आपका फैशन हो, या कोई भी या शिल्प हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर आप उसको, अगर आप बाउंडेड करोगे तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड रहने से आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। लेकिन विद ह्यूमिलिटी अगर आप अपना कोई भी किसी भी चीज़ को विद डिसिप्लिन, जैसे इन्होंने कहा, के साथ अगर हम कोई भी कला को आगे हम बढ़ाते हैं तो वो हमेशा ही उसमें परिपक्वता और बहुत ही आगे बढ़ने की रहती है। मैम, अगर एज ए इन्फ्लुएंसर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ मैम, मेरे रीच जाते हैं अच्छे खासे, पर क्या होता है कि जब रीच जाता है तो अच्छे खासी खुशी होती है आपको भी, पर कुछ जब कमेंट्स होते हैं तो वो देखकर कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। उसके बाद कुछ केसेस भी ऐसे आते हैं कि ऐसा हो गया, इस बच्चे ने ये कर लिया, उस इंसान ने ये कर लिया। तो इस प्रेशर को कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता है, वो कैसे फेस करे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कमेंट या ट्रोलिंग उसी की होगी जो कुछ कर रहा होगा। जो घर में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको कौन ध्यान देता है? तो अगर आपके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है, ये तो दुनिया है, आपके बारे में 100 अच्छी बातें होंगी तो 50 बुरी बातें होंगी। तो जो 100 अच्छी बातें हैं वो आपको खुश करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। 50 जो बुरी बातें हैं वो पीछे खींचने के लिए इतना उसमें दम नहीं है, क्योंकि, और सबसे बड़ी बात है, आपको जो ट्रोल कर रहा है वो आपको देख रहा है, आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, यू आर डूइंग समथिंग। बस इसमें खुश रहो कि आई एम डूइंग, कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जो दूसरों का ध्यान जा रहा है, चाहे वो मेरे दुश्मन हो या मेरे लिए अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन दे आर वॉचिंग।
सो जैसे कहते हैं ना कि जो खींचने वाला है वो तो खुद नीचे है, आप ऊपर हैं तभी तो वो आपको खींच रहा है। तो ये जो एक जो भी मुहावरा कह लीजिए, जो तर्क बना हुआ है, ये इससे आप खुद रेजोनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो, मेरे को लगता है कि अगर हम अपने आप लाइफ में बैलेंस हो तो उसमें हम चाहे जब हम शिखर में भी हों और जब हमारे ट्रबल चल रहा हो हमारी लाइफ में, बहुत ही कुछ यहाँ वहाँ तहस नहस हो रहा हो, तो उसको भी हम बैलेंस करके उसको हम अपना जीवन जो है हम अपना बेस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रकृति में अगर बैलेंस होगा तो प्रकृति आपको अच्छे अच्छे फल भी देगी, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा तो सुनामी जैसी बड़ी बड़ी विपदाएं भी आएंगी। तो इसलिए हमें प्रकृति से भी सीखना चाहिए कि हमें हर एक स्थिति में बैलेंस होकर रहना चाहिए। ना कुछ अच्छा हो तो उसको एकदम सर पे चढ़ा लें या चने की झाड़ पे चढ़ जाएं, और अगर बहुत बुरा हो तो एकदम हम अपने अंदर संकुच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस जिंदगी सबसे बेस्ट रहती है। चलिए जाने का वक्त है, जाते जाते आप दोनों कुछ मैसेज देना चाहें? देखो, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, एक तो आफ्ट को, यहाँ के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिस दिल्ली एनसीआर में तो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन आज पूरे देश में इसका नाम है। तो ये बच्चे जो संस्कार लेके यहाँ से निकल रहे हैं वो देश और दुनिया में नाम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। तो बस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही तरक्की कीजिए। ऑल द बेस्ट। सेम मैं वही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये दिल्ली और यूपी में है। पहले तो बात तो ये कि नोएडा में है, यूपी में है। तो यूपी जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और यूपी से सटे हुए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे गांव, विलेज, जो कि हमारा बेसिक कहते हैं कि इंडिया जो है गांव प्रदेश देश है, तो एग्रीकल्चर देश है। तो उससे जो भी बच्चे जहाँ से भी आ रहे हैं उनके लिए सबसे बहुत बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चों को सीखने को मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, और साथ नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं उसको भी देखने का उनको मौका मिलता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ऐसे फेस्टिवल्स तो होने चाहिए और बार बार होने चाहिए, क्योंकि इससे आप सबको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो आगे मैं आपको और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।